की पोइट्री है उसके अंदर जनरल क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, सीधे क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे लार्किन है तो लार्किन का यूज ऑफ आयरनी, लार्किन का पैसिमिज्म, लार्किन की थीम ऑफ डेथ, देन फिर लार्किन एज अ मूवमेंट पोइट, लार्किन एज अ मॉडर्न पोइट। इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो घुमा फिरा के आते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप एक जनरल क्वेश्चन इसका प्रिपेयर कर लेते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर सेट हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि बेटा बाकी ये जितने भी इसके टॉपिक्स हैं ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। कल मैं देख रही थी कि पास्ट पेपर जब मैंने आप लोगों का स्टडी किया है तो उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे जो सिर्फ लार्किन से रिलेटेड थे। मतलब पोएम्स तो चले उसकी हम लिखेंगे, लेकिन लार्किन कैसा पोएट था, लार्किन पैसिमिस्ट था, उसके डेथ ऑब्सेशन थी और उसकी पैसिमिज्म थी, यूज ऑफ आयरनी था, ये सारी चीज़ें वो कल आपके पास्ट पेपर के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वो दिया हुआ था। पास्ट पेपर बेटा आपको लिस्ट देने का मकसद ये होता है ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि जो आपका पेपर है वो किस तरह का आता है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखना है। फिर रही बात एमसीक्यूज और ट्रेडिशनल की, बेटा जब आप ट्रेडिशनल वे में तैयारी करते हैं तो ट्रेडिशनल में आप लोग इतना डिटेल पढ़ रहे होते हैं कि फिर आपके एमसीक्यूज वैसे ही प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द सेफर साइड आप ज़रूर अपने एमसीक्यूज जो हैं वो जो है उनको प्रिपेयर करते रहें डिफरेंट वेबसाइट से। जैसे उस दिन भी मैंने आपको वेबसाइट शेयर की थी, लेकिन होने वैसे इंशाल्लाह आप लोगों के ट्रेडिशनल एग्जाम्स ही हैं, ठीक है। तो बाकी ये कि इस वीक इंशाल्लाह नोटिफिकेशन आ जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का तो अंदाज़ा हो जाएगा। और रही बात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तो उनके नवंबर में एग्जाम्स होंगे। अच्छा यहाँ पे देखें लार्किन यूज ऑफ आयरनी, आयरनी किसे कहते हैं? आयरनी जो है बेसिकली आप एक्सपेक्ट कुछ करते हैं हो कुछ और जाता है। एक तो इसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी। एक आयरनी ये होती है कि मैंने बोला कुछ हो रहा है, यानी कि एक इंसान जो है फॉर एग्जांपल अगर हम चौसर की मिसाल लेते हैं तो उसने कैरेक्टर्स के अंदर आयरनी दिखाई थी, यानी कि हम एक्सपेक्ट ये करते हैं एक चर्च का जो भी होता है एम्प्लॉय होता है या चर्च में जो काम करने वाले थे, जिसमें हमने नन्स को देखा, हमने प्रीस्ट को देखा, ये सारी प्रीस्टहुड वहाँ पे देखी। तो उनका क्या काम था कि वो चर्च के अंदर रहते और चर्च के अंदर की दुनिया में अपना रिलेशन गॉड के साथ जो है वो बिल्डअप करते। लेकिन क्या था कि वो दुनिया के कामों में पड़े हुए थे, दुनिया की लज्जतों में पड़े हुए थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एंटरटेनमेंट बना लिया था। दैट इज़ बेसिकली द आयरनी जो कि हम उनके कैरेक्टर्स के अंदर देख रहे थे जो चौसर ने देखी। एक होती है ड्रामेटिक आयरनी, बाजुकात होता है ना, जैसे हम इडिपस रेक्स की बात करते हैं। इडिपस रेक्स शुरू में जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है ना सिर्फ इडिपस को बल्कि ऑडियंस को भी ये लग रहा होता है, मैंने भी जब इडिपस रेक्स पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा या तो टेरिसियस जो है वो होगा किलर किंग लॉयस का, या फिर जो है ना ये क्रियॉन होगा। लेकिन एट द एंड कौन निकलता है? वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है, यानी कि जो इडिपस रेक्स होता है, द मोस्ट पायस मैन एंड द मोस्ट जो एक पर्सनैलिटी थी, जो हीरो ऑफ द पोएम था, वो एंड पे जाके जी निकल आता है। मतलब कल्प्रिट वो होता है, ठीक है, कातिल जो होता है, मर्डरर जो होता है, वो इडिपस रेक्स निकल आता है। इसको कहते हैं बेटा ड्रामेटिक आयरनी। तो बेटा आयरनी 3 टाइप्स की होती है। आपकी सिचुएशनल आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है, और थर्डली जो होती है आप लोगों की, थर्ड वाला का मुझे नाम भूल गया, लेकिन एक तीसरी टाइप की आयरनी होती है जो वो भी मैंने अभी आपको बता दी कि इंसान एक्सपेक्ट कुछ कर रहा होता है और हो कुछ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आयरनी होती है। इनफैक्ट अगर वैसे आप जनरली बात करें तो हम कहते हैं कि हम जब एक्सपेक्ट कुछ और करें और हो कुछ और जाए, हम उसको आयरनी कहते हैं। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो है आयरनी और सटायर के अंदर जो है ना उनको समझ नहीं आ रहा होता इसमें आयरनी क्या है और इसके अंदर सटायर क्या है। सटायर बेटा तंज को कहते हैं, ठीक है, जो तंज होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जो है एक इंसान है, उसको बड़ा आराम करने की आदत है, तो हम कहते हैं ये तो बड़ा ही नवाब किस्म का इंसान है, बहुत ही नवाब है। नवाब हम उसको किस सेंस में कहते हैं? एक्चुअली वो नवाब तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि हम उसको तंजिया दौरा कहते हैं कि भाई ये नवाब है। तो फिर क्या है? ये सटायर है,
ठीक है, ये सटायर है कि हमने उसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे लार्किन का यूज ऑफ आयरनी इन चर्च गोइंग एंड मिस्टर ब्लेनी, अब वो यूज ऑफ आयरनी करता है चर्च गोइंग के अंदर और मिस्टर ब्लीनी के अंदर जो है वो क्या यूज ऑफ आयरनी थी जो कि उसने किया। चर्च गोइंग के अंदर अगर हम यूज ऑफ आयरनी की बात करें तो वो इसके अंदर एनीवन कोई मुझे बताएगा कि चर्च गोइंग के अंदर यूज ऑफ आयरनी क्या थी? हाँ? अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर देखा जाए तो चर्च गोइंग का जो टाइटल है वो ही आयरनिक है, क्योंकि बेसिकली वो रेफर कर रहा है कि चर्च गोइंग यानी पीपल गोइंग टू चर्च, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा पॉइंट में लोग चर्च को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और अपने रिलीजन से जो है वो फेड अवे हो। और थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा बेटा, समझ नहीं आई मुझे, कुछ भी समझ नहीं आई थिंक आपके चर्च क्यों हाँ हाँ चर्च गोइंग में मैम इसका टाइटल भी जो है वो आयरॉनिक है, और मतलब टाइटल में कहा गया है चर्च गोइंग, लेकिन एक्चुअल में पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि चर्च को लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं और चर्च बिल्डिंग्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया है, उनका फेथ फेड अवे हो गया और दिस एंड दैट। सही। एनीवन एल्स? चर्च गोइंग के अंदर क्या आयरनी है? रहती है जब वो कहता है कि माई साइकिल क्लिप्स इन एन awkward रेफरेंस, मैंने जो अपने साइकिल के क्लिप्स थे उनको ही अपना साथ डांपने के लिए इस्तेमाल कर लिया था। हालांकि चर्च जो थी वो एक मुकद्दस जगह थी और वहां जाने के लिए उसके साथ पे रुमाल वगैरह होना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी साइकिल क्लिप्स ले ली। यहाँ पे भी आईनी पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड सेंटेंस में भी पाई जाती है जब वो कहता है कि उसने ऊंची आवाज में कह दिया कि यहाँ पे खत्म हुआ हेयर एंड देन, हालांकि उसको कुछ और कहना चाहिए था, ऐसे इतनी ऊंची आवाज में वो कहना नहीं चाहता था, तो उसके मुंह से अचानक से निकल गया। इसका मतलब ये था कि वो थक चुका है, वो ऐसा चाहता नहीं था लेकिन ऐसा उससे हो गया। यहाँ पे भी आयरनी पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पे फिर वो नीचे भी आता है थर्ड सेंटेंस में कि अ फ्यू कैथेड्रल्स क्रॉनिकल ऑन द शो, मतलब कि कोई ऐसी चर्च को हम जगह बना लेंगे कि ये कदीम सैरगाह बन जाएगी। यहाँ पे भी आयरनी पाई जाती है। तो इस तरह इस पॉइंट में और भी है। सही। और एनीवन एल्स? एक आयरनी हो रहा है, आप सारे मिस कर रहे हैं इसे। कि ये सुपरस्टिशियस प्लेस बन जाएगी, म्यूजियम बन जाएगा, ये भी आयरनी है उसकी ठीक है। चर्च गोइंग में। अच्छा बेटा, चर्च गोइंग में सबसे बड़ी आइडिया ये है कि चर्च बेसिकली एक इबादत की जगह है लेकिन हमने उसको कुछ और बना लिया है। और दूसरी आइडिया ये है कि चर्च जो एक स्लोगन था कि बंदे का खुदा के साथ ताल्लुक पैदा करे, लेकिन अब उसने चर्च का जो मेन ऑब्जेक्टिव एंड एम था वो लॉस हो चुका है। नंबर 3, जो आज की दुनिया है, आज का जो इंसान है, ही इज होलो फ्रॉम इनसाइड। बजाय इसके कि वो वहां पे इबादत करने जाए, वो एज एंटरटेनमेंट वहां पे जाता है, ठीक है, घूमने फिरने जाता है और फिर वो वापस आ जाता है। और वहां की जो वीड्स थे, वहां के जो फ्लावर्स थे जो जमीन पे थे, जो सूखे हुए पत्ते थे, वहां से बताया जाता था कि चर्च जो कि स्लोगन एंड सिंबल ऑफ फेथ हुआ करता था, वहां पे फेथ भी डेड हो गया। ये कुछ आयरनी थी जो कि चर्च के अंदर दिखाई गई थी। उसकी बिल्डिंग भी एक आयरॉनिकल वे में उसने पोर्ट्रे की थी। उसके अंदर के जितने भी इमेजेस थे वो उसने आयरॉनिकल वे में पोर्ट्रे किया था। उसने कहा था ना सिर्फ बिल्डिंग के अंदर से गॉड और फेथ का नाम खत्म हो गया, रिलीजन का नाम खत्म हो गया है, क्योंकि बिल्डिंग में गॉड, रिलीजन एंड फेथ खत्म हो गया, इसलिए लोगों के दिलों में भी गॉड, फेथ एंड रिलीजन खत्म हो गया। ठीक है, तो बिल्डिंग इज ऑल्सो होल फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, उसके अंदर हर चीज जो थी वो पुरानी हो चुकी थी, कारपेट खराब हो चुका था, फूल जो थे वो सूख चुके थे, और लोगों ने उसको जो इबादत है उसको जस्ट एक रिचुअल बना लिया। ठीक है, एक ट्रेडिशन के तौर पे वो वहाँ पे क्रिसमस मनाने आ जाते हैं, या किसी बैप्टिज्म के लिए आ जाते हैं, या कन्फेशन के लिए आ जाते हैं। अदरवाइज लोगों, जो चर्च का मेन मकसद था वो जो है वो लॉस हो चुका है। और जो मॉडर्न मैन है उसको ये नहीं पता कि हाउ टू बिहेव मतलब इन आ चर्च। इस वजह से उसको नहीं पता था कि वो जो साइकिल के क्लिप्स थे उसको उतार देना है कि नहीं उतार देना है, हैट जो है उसको किस तरह से रखना है, या अंदर जाके क्या करना है। तो वो भी इंसान भी होलो था इनसाइड, तो उसको भी नहीं पता कि मैं अगर चर्च में आया हूँ तो क्यों आया हूँ। ठीक है, तो दैट वाज द आयरनी ऑफ चर्च गोइंग। अच्छा, मिस्टर ब्लीनी के अंदर क्या थी आयरनी? मिस्टर ब्लिनी का जो रूम था उसकी डिस्क्रिप्शन में आयरनी थी। और इसके अलावा जो ब्लैक जो है वो पोएट मिस्टर ब्लिनी को पोर्ट्रेट करता है, तो तब भी उसमें आयरनी पाई जाती है। वो मिस्टर ब्लिनी को पोर्ट्रेट करने के लिए खुद को भी एक इरोनिकल तरीके से प्रेजेंट करता है कि मैं भी ऐसा हूँ। एनीवन एल्स? बस यही पता।
बेटा मिस्टर ब्लीनी के अंदर आयरनी, हाँ जी उकबा का माइक आप बताइए। मैम वो उसका वे ऑफ थिंकिंग जो है मिस्टर बीन का प्रेजेंट जब किया गया है आयरॉनिकल वे से, जैसे शैबीनेस और वो अनटाइडी लुक ही देख सकता है, वो आसमान की तरफ नहीं देखता, और उसकी जो नैरोनेस है वो आयरॉनिकल वे से पेश की गई है। और इसके अलावा जो उसका जैबरिंग रेडियो को बर्दाश्त करना, वो भी आयरॉनिकल वे से कि वो जैसे अपने कानों में कॉटन ढूंढ लेता है। और इसके साथ साथ जैसे जो ऑथर है फिलिप लार्किन, उसने अपना पोर्ट्रेट किया है आयरॉनिकली वे से, कंपैरिजन करता है कि एट द सेम टाइम वो अपने आप को डिस्टिंक्ट भी कर लेता है, उससे डिफरेंशिएट भी कर देता है साथ। अच्छा देखिए बेटा, मिस्टर ब्लीनी के अंदर ना जो मेन आयरनी थी वो ये थी कि एक स्पीकर आता है, जो पोएम लिखता है ना वो स्पीकर होता है, वो एक जगह पे जाता है जो कि एक किराएदार के पास जाता है, मालिक मकान होती है वो औरत, ठीक है, और उसको वो जाके कहता है उसको एक कमरा चाहिए। एक्चुअली वो शहर में आता है कि शायद वो अपने जो प्रोग्रेस करेगा या किसी अच्छी जगह पे रहेगा या जो भी, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। जब वो कमरे को देखता है तो उसको अंदाजा होता है मिस्टर ब्लीनी बड़ा गंदा रहता था, ठीक है। और एक इंसान जब वो ये कहता है कि फलाना बंदा गंदा रहता है, लेकिन एंड पे स्पीकर क्या कहता है, अब मैं भी वैसे ही रहूंगा जैसे मिस्टर ब्लीनी रहता है। पहले वो पूरी पोएम के अंदर अगर आप मेन पॉइंट उसका नोट करें, वो कहता है कि भाई वो मिस्टर ब्लीनी गंदा था, वो अनटाइडी रहता था, उसकी कबर्ड्स जो थी वो ऐसी थी, बल्ब नहीं लगा हुआ था, डोर के पीछे क्लिप्स नहीं थे, जो कर्टन्स थे वो जो है नीचे से मतलब फटे पुराने थे, इतने ऊंचे थे, और बाहर गन था, ये सारा कुछ। तो आयरनी ये कहती है कि वो एंड पे कहता है कि भाई जिस तरह मिस्टर ब्लीनी रहता है वैसे ही मैं रहता हूँ। ये मॉडर्न मैन का डिलेमा है कि हम हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, खुद को ठीक नहीं करते। तो वो जो स्पीकर होता है एट द एंड कहता है जिस तरह मिस्टर ब्लीनी कानों में रुई ठोसता था मैं भी ऐसे ही करूंगा, अब वो जिस गंदे बेड पे सोता था मैं भी वैसे ही सोऊंगा। तो एक्चुअली वो बजाय इसके कि उस रूम को सही करता या वहां पे कोई प्रोग्रेस करता, तो उसने जो है वो सारी चीजें जो है मतलब उसने मिस्टर ब्लीनी की लॉट को अपने लिए जो है वो मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि जो लॉट मिस्टर ब्लीनी की है वही लॉट मेरी है, जो फेट उसकी थी वही मेरी है, जो डेस्टिनी उसकी थी वही मेरी है। यानी कि मॉडर्न मैन जो है वो जो है मतलब चाहता ही नहीं है कि वो प्रोग्रेस करे। दूसरी आयरनी ये थी जो स्पीकर ये कहता है कि क्या मिस्टर ब्लीनी जो है उसने जो खिड़की से बाहर देखा करता था, जिसने नीचे देखा तो वहां पे गंद ही गंद था, तो क्या मिस्टर ब्लीनी ने कभी आसमान की तरफ नहीं देखा? ये भी मॉडर्न मैन का डिलेमा है कि वो हमेशा गंद को ही देखता है, आसमान को नहीं देखता, उन हवाओं को नहीं देखता जो इंसान की जिंदगी बदल देती हैं। तो ये सारी चीजें उसने मिस्टर ब्लीनी के अंदर दिखाई। फिर मिस्टर ब्लीनी बजाय इसके कि अगर वहां पे इतना शोर था कि वहां की जो मालिक मकान थी वो उसके अंदर इतनी भी हम्बलनेस नहीं थी या उसके अंदर इतना भी कॉम्प्रोमाइज नहीं था कि उसका हमसाया तंग हो रहा है तो मैं ये रेडियो ना चलाऊं। लेकिन क्या था कि हम जो मॉडर्न मैन होते हैं हम जो है मतलब उसी तरीके से रहना पसंद करते हैं जिसके हम आदी हुए होते हैं, यानी कि अच्छी लाइफ के आदी नहीं है। हम लोग एजुकेटेड हैं, हमारे पास पैसा है, बाहर से हम सोफिस्टिकेटेड कहलाते हैं, लेकिन अंदर से वी आर वेरी डर्टी, ठीक है। तो मिस्टर ब्लीनी का जो रूम था itself that was very dirty, not only it was the dirty one, ये इंसान की पैसिमिज्म को शो करता है, उसके अंदर की जो होपलेसनेस है उसको शो करता है, उसको ये लगता है कि शायद मेरी जिंदगी बदल नहीं सकती, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसके अंदर, और सबसे बड़ी उसकी आयरनी यही थी कि एंड पे वो कहता है जो मिस्टर ब्लीनी की लॉट थी वही मेरी थी, हालांकि पहले वो पूरे नुक्स निकालता उसके अंदर। और ये हम भी ऐसे ही करते हैं, उसका बच्चा ऐसा है, उसके घर में गई खाना देखा था कैसे बनाया हुआ था, अल्टीमेटली पता मतलब इवन हम अपने बच्चों की तरफ नहीं देखते कि हमारे भी बच्चे ऐसे ही हैं, बच्चे तो सबके ही ऐसे होते हैं, लेकिन क्या होता है दूसरे का बच्चा ज्यादा बुरा लगता है, बहन भाई लड़ पड़ते हैं बच्चों के पीछे, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली द आयरनी कि हमें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, हमें औरों की गलतियां नजर आती हैं। उसको मिस्टर ब्लीनी में बहुत सारी गलतियां नजर आई, लेकिन उसको अपनी ये गलती नजर नहीं आई कि जिस तरीके से मिस्टर ब्लीनी रहता था एंड पे वो भी राजी हो गया था कि मैंने भी ऐसे ही रहता,
यानी कि वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहता था, वो वैसे का वैसे ही गंदा रहना चाहता था जैसे कि मिस्टर ब्लीनी था, यानी कि इनफैक्ट मिस्टर ब्लीनी के जैसा ही स्पीकर खुद था। ठीक है, इतने सारे नुक्स निकालने के बाद उसने कहा बस ठीक है मैं भी ऐसे ही हूँगा, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें थी, वो भी इररेस्पॉन्सिबल ही था स्पीकर जो इतनी सारी बातें कर रहा था, और सारे वो जो नुक्स थे जो मिस्टर ब्लीनी में थे एक्चुअली वो स्पीकर के अंदर भी थे। एंड वी वर एक्सपेक्टिंग, और स्पीकर जो है शायद वो ये सोच रहा था कि मतलब वो ठीक है और मिस्टर ब्लीनी गलत है, हालांकि वो भी वैसा ही था जैसा मिस्टर ब्लीनी था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बजाय इसके कि वो रूम साफ करता, ठीक है, उसको मजीद अगर वो अनटाइडी था उसको टाइडी कर लेता, उसके कर्टन्स ठीक कर लेता, उसने वही फटे हुए कर्टन्स के साथ गंदे बेड के साथ बगैर हुक्स के दरवाजों के साथ उस कमरे को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दैट वाज द डिलेमा ऑफ द मॉडर्न मैन कि वो प्रोग्रेस नहीं करता, वो सिर्फ प्लानिंग करता है। ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर दिखाई। तो यहाँ पे देखें, द यूज ऑफ आयरनी इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ लार्किन पोइट्री। Larkin makes a comic use of irony and there is almost no irony in his serious poems. These are characterized by gloomy and pessimistic atmosphere. In many cases, Larkin employs irony to make fun of himself. His basic aim is to mock at objectionable practices and institutions of his country. उसका बेसिक एम क्या था कि वो मोक करता था उन ऑब्जेक्शनल प्रैक्टिसेस पे और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिज कंट्री पे। he pokes fun at these subjects by poking fun at himself, for example church going। और वो जो है फन मतलब पोक फन करता था, सटायर करता था ऐसी चीजों को जो कि बाय पोकिंग फन मतलब जो उसकी ऑब्जेक्शनेबल थी। ऑब्जेक्शनेबल इंस्टीट्यूशंस में क्या आता है, सबसे पहले चर्च ही आता है, जैसे फॉर एग्जांपल चर्च। Larkin employs irony to mock at established church, even though poem ends with a very serious stanza with a profound significance. लार्किन जो है वो एम्प्लॉय करता है आयरनी ताकि वो मोक करे, वो मजाक उड़ाए, पॉइंट आउट करे एट एस्टैब्लिश्ड चर्च, even though poem ends with very serious stanza with a profound significance. Even the title of the poem is the best example of his use of irony. Apparently, the poem refers to the practice of going to church on Sundays and also to church to celebrate special occasions such as marriage or birth or death. But actually this practice is declined at a fast pace and church is itself losing its significance in the life of people. चर्च जो कि एक स्लोगन था, एक सिंबल था कि वहाँ पे लोग जो हैं अपनी प्रैक्टिसेस करते, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते और अपने फेथ को रिन्यू करते, लेकिन अब क्या रह गया था कि उसकी जो प्रैक्टिस थी वो हमेशा के लिए डिक्लाइन हो गई थी एट फास्ट पेस, बहुत तेजी से। और चर्च ने अपनी ही सिग्निफिकेंस जो है लाइफ ऑफ पीपल वो खो दी थी, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ चर्च वाज लॉस्ट, जो कि इसके अंदर दिखाई गई। Then poem ironically speak about his reference for the church that being hatless, he takes off his cycle clips in awkward reverence for before entering the church. And when he utters the words, here endeth instead of word, amen, and signing the book and donating an Irish sixpence, he is trying to emphasize the futile rites on visiting a church while the true spirit and faith has been lost. और जब वो एट द एंड वो अटर करता है हियर एंडेड इंस्टेड ऑफ वर्ड आमीन, और वो ट्राई करता है एंड साइनिंग द बुक, और वो साइन करता बुक और डोनेट करता आयरिश सिक्सपेंस को, तो वो ये ही इज ट्राइंग टू एम्फसाइज द फ्यूटाइल राइट्स ऑन विजिटिंग द चर्च। अब आप देखें ना, मस्जिदें सिर्फ क्या रह गई हैं, चंदे की बेस पे रह गई हैं, ऐसे ही है। ठीक है, वहां पे हम जाते हैं, हम चंदा दे के आ जाते हैं, लेकिन हम अपने फेथ को रीन्यू नहीं करते, ठीक है, रिफ्रेश नहीं करते। हालांकि ये वो चीजें हैं, ये वो बिल्डिंग्स हैं जो कि इंसान के फेथ को रिफ्रेश और रीन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो चर्च अब सिर्फ एक बिल्डिंग रह गई है, ये होलो बिल्डिंग रह गई है और इसका ट्रू स्पिरिट जो है ना वो लॉस्ट हो गया। Larkin tries to speculate what will be the fate of the church when they will fall out of the use. He anticipates that they would be turned into museum with its parchment plate and pigs on display. वो कहता बहुत जल्दी ये बस म्यूजियम बन जाएगा, यानी कि लोगों की एंटरटेनमेंट की जगह बन जाएगी। Then poet speaks ironically about superstitious women visiting church in further to seek remedies. बेटा वुमन नहीं होता, वीमेन होता है, ठीक है, इसको हम इस ओ को ना हम ई करके पढ़ते हैं, तो दैट इज बेसिकली द वीमेन।
The poet speaks ironically about superstitious women visiting churches in future to seek remedies, कि इन फ्यूचर के वो शायद इनसे रेमेडीज जो है वो हासिल करेंगी. देन पोएट आयरोनिकली आस्क्ड व्हाट वुड रिमेन व्हेन डिसबिलीफ हैज गॉन. और वो कहता है कि क्या रह जाएगा अगर ये डिसबिलीफ क्या था? ये जो सुपरस्टिशियस विमेन जो विजिट करती थी चर्च, इसको डिसबिलीफ कहता है. वो कहता फिर अगर ये भी ना हुआ कि औरतों ने ये भी करने अगर वो चर्च ना आई तो फिर क्या होगा? फिर वो कहते हैं नेक्स्ट ही स्पीक्स आयरोनिकली अबाउट द काइंड ऑफ पीपल हु माइट कंटिन्यू टू विजिट द चर्चेस. अब यहाँ भी देखें बेटा, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मेन जो हमारा टॉपिक था वो आयरनी था. ठीक है, तो इसका ये जो कीवर्ड है वो बार बार जो है वो इसको यहाँ पे देखें जगह जगह कीवर्ड जो है उसको रिपीट किया जा रहा है. आप लोगों ने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड है ना, आपने उससे साइड में नहीं हटना. स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इमेजेस डाल दिए, इधर इमेजेस डाल दिए, ये नहीं बताया इसके अंदर आयरनी क्या है. ठीक है, तो बेसिकली आपने पॉइंट आउट करना है कि आयरनी क्या थी. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि कहानी लिख दी, कहानी नहीं लिखनी. तो क्या करना है कि आयरोनिकली वो पूछता है, आयरोनिकली वो देखता है, आयरोनिकली वो पोर्ट्रे करता है, वो चर्च को आयरोनिकली पोर्ट्रे करता है. तो ये जो आपका कीवर्ड होता है ना, इससे आपने साइड पे नहीं हटना. ठीक है, तो दीज आर द मेन कीवर्ड्स. अब जब पास पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊंगी उसमें भी गौर से सुनिएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं. बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो आपका प्राइमरी कीवर्ड होता है क्वेश्चन के एंड पे जाके लिखा होता है, और ये अब आपने खुद डिसाइड करना होता है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर जो एग्जामिनर है वो एम्फेसिस कौन से कीवर्ड के ऊपर करता है. रादर उसको आयरनी चाहिए, रादर उसको पोएट्स चाहिए, रादर वो मॉडर्न पोएट चाहिए, क्या चाहिए, ये आपने उस क्वेश्चन को पढ़ के अंदाजा करना होता है कि इसका प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है. और उस प्राइमरी कीवर्ड को एक इंट्रोडक्शन बना के फिर आपने आगे चलना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट ही स्पीक्स आयरोनिकली अबाउट द काइंड्स ऑफ पीपल हु माइट कंटिन्यू टू विजिट द चर्च इवन आफ्टर द लॉस ऑफ फेथ. He ironically anticipates about the last visitor who might represent Larkin himself as a bored and informed man visiting a church despite his loss of faith. He imagines that the house of God would turn into storehouse for grain and shelter for sheep and restore for superstitious women. Larkin feels sorry for the people that belief is losing rapidly and the place built for a solemn purpose is being restricted to mere ceremonies and occasional visit by a few people. That is the people. तो यहाँ पे वो कहता है कि लार्किन जो है वो बहुत ज्यादा उसको अफसोस होता है जब वो ये देखता है कि लोगों का जो बिलीफ है वो बिल्कुल ही रैपिडली लॉस हो रहा है, और ये जो जगह है वो बस एक सेरेमनी बन के रह गई है, ओकेजनल विजिट बन के रह गई है. यानी कि ये बस हम ट्रेडिशनल या रिचुअल के तौर पे हम मस्जिदों में या चर्चेस में जाते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं करते. सिमिलरली आयरनी परवेड्स द होल पोएम कॉल्ड मिस्टर ब्लीनी. और आयरनी जो है वो परवेड करती है होल पोएम ऑफ मिस्टर ब्लीनी में. द रूम इन विच मिस्टर ब्लीनी स्टेड इज वेरी शैबी एंड द व्यू थ्रू द विंडो इज इक्वली डिटेस्टेबल. This shabbiness in the poem has been described in an ironical way. The poem takes an ironical turn when the poet takes the room of Mr. Bleeny on rent, and poet lied on the bed where Mr. Bleeny used to lie, and smokes his cigarette on the same saucer of Mr. Bleeny. Then poet ironically speaks about the jabbering radio set. Then the poet ironically speaks about Mr. Bleeny is going to stay with some folk in Frinton, spends his summer holidays. In Mr. Bleeny, Larkin introduces an individual who becomes victim of alienation in the modern world. The low quality of life is depicted at its best in Mr. Bleeny. ठीक है, ये मॉडर्न वर्ल्ड है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो एलाइनेट हो गया है, और मिस्टर ब्लीनी जो है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसका लो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो दिखाया गया. The substandard life that Bleeny leads is an indication of the declining quality of life in modern time. There is no peace and solace in urban settings. ठीक है, शहरों की जिंदगी में कोई peace and solace नहीं है. The gulf between men is increasing.
लोगों के दरमियान फासले इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि हम लोग मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। द इवन हम लोगों को ये भी नहीं पता कि हमारे हमसाए में अगर किसी को तकलीफ है तो हम वो ही सॉल्व कर दें, या कोई हमारे जैबरिंग रेडियो सेट से अगर कोई जो है उसको नुकसान हो रहा है तो हम उसको, या वो इरिटेट हो रहा है तो हम ऐसा ना करें। The world box depicts a certain enclosure and generate feelings of suffocation. Though the poem is an ironical portrayal of Mr. Bleany, yet at the same time the poet portrays himself as an ironical manner, partly by indicating the resemblance between himself and Mr. Bleany. अब वो जो है कहीं ना कहीं resemblance शो करता है कि भाई मैं भी Mr. Bleany जैसा हूँ, and partly by bringing into the notice the wide difference between Mr. Bleany and himself. पहले तो वो कभी notice करता है कि शायद वो और Mr. Bleany different है, लेकिन एट द एंड पता चलता है कि जिस तरह की मिस्टर ब्लीनी की लाइफ है इसी तरह की हर मॉडर्न इंसान की लाइफ है। Thus we can say that irony is the part and parcel of Larkin poetry. His poetry is replete with irony. It makes his poetry distinct. और ये उसकी पोइट्री को डिस्टिंक्ट बनाती है। ये इसके कुछ जनरल पॉइंट्स हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट इज द थीम ऑफ द डेप्थ, ऑब्सेशन विद डेप्थ।